नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के उद्योग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, भारत के उद्योग से एक न एक प्रश्न बनना तय है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है। इसीलिए मैं बहुत ही इजी वे से आपको समझाऊंगा और जहां ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी ट्रिक से बताऊंगा। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। इसीलिए पहले आप पूरी थ्योरी को समझना और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि उद्योग कहते किसे हैं। तो उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य मतलब बेचने योग्य अवस्था में लाती हैं। तो कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल से पक्के माल के रूप में और बेचने योग्य अवस्था में लाते हैं, उन्हें उद्योग कहते हैं। जैसे गन्ने से चीनी को बनाना, तो जैसे गन्ने से चीनी को बनाना ये किस प्रकार का उद्योग है? तो ये कृषि आधारित उद्योग है। आगे हम पढ़ेंगे। तो गन्ना क्या है? ये एक रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल है, इसे चीनी बनाई गई है। तो ये कृषि आधारित उद्योग है। तो उद्योगों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं कि इन्हें किस प्रकार बांटा गया है। तो पहला है कृषि आधारित उद्योग। इसमें मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग, ये कृषि से संबंधित है ना, तो इन्हें कृषि आधारित उद्योग में बांटा गया है। तो अगला है खनिज आधारित उद्योग। तो भारत के जितने भी महत्वपूर्ण खनिज संसाधन हैं उन पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैंने नवीनतम आंकड़ों के साथ समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। तो खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं? जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और एल्यूमिनियम उद्योग, ये खनिज आधारित उद्योग होते हैं। अगला है खनिज प्लस तकनीक आधारित उद्योग। जैसे कि वायुयान यानी कि हवाई जहाज़, जलयान, समुद्री जहाज़ और रेल निर्माण, ये सभी खनिज प्लस तकनीक आधारित उद्योग हैं। और चौथा है वन आधारित उद्योग। जैसे कि रेशम उद्योग, कागज़ उद्योग, ये वन आधारित उद्योग हैं। तो ये है उद्योगों का वर्गीकरण। अब हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो आगे हम देखते हैं भारत में औद्योगिक नीति। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो आज़ादी के एक साल बाद सन 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति लागू की गई। और भारत की दूसरी औद्योगिक नीति ये सन 1956 में लागू की गई। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति ये कब लागू की गई? तो सन 1991 में। और इसमें 3 चीज़ों को शामिल किया गया जिसे हम शॉर्ट में एलपीजी कहते हैं। ये घरेलू इस्तेमाल करने वाली एलपीजी नहीं है, बल्कि एल का मतलब है लिबरलाइजेशन और पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। तो ये है एलपीजी। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये एलपीजी है क्या। तो पहला है उदारीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो इसके तो नाम से ही क्लियर है लिबरलाइजेशन, कि उद्योगों पर लगे कुछ प्रतिबंधों को इसमें ख़त्म कर दिया गया। मतलब कि जो कानूनी प्रक्रियाएं थीं उनमें कुछ ढील दे दी गई। और दूसरा है निजीकरण। तो उद्योगों में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दी गई। और तीसरा है वैश्वीकरण। इसका सीधा सा मतलब है ग्लोबलाइजेशन का, कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के लिए खोल देना। मतलब कि अब हमारा देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करेगा और दूसरे देश हमारे देश में आकर व्यापार करेंगे। तो अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के लिए खोल देना, ये था वैश्वीकरण। तो अब हम एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो भी उद्योग डिटेल में पूछे जाते हैं
उन्हें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और जो ऊपर ऊपर से पूछ लिए जाते हैं उन्हें उसी प्रकार कवर करूंगा। तो इसमें काफ़ी डाटा है। उद्योग आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना, एक बार में आपको याद नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। और लास्ट में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कुछ याद हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको वहाँ पर कुछ याद हो जाएगा। लास्ट में आप जब रिवीजन कर लेंगे तब आपको ये फैक्ट याद हो जाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला उद्योग देखते हैं, लौह इस्पात उद्योग, जिसे इंग्लिश में आयरन स्टील इंडस्ट्री कहते हैं। तो सब उद्योग से ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है क्योंकि इसे बहुत से प्रश्न बनेंगे लौह इस्पात उद्योग से, तो ध्यान से सुनिएगा। तो भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे, कहाँ पर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर स्थापित किया गया था। पर बाद में फंड के अभाव से यह कंपनी बंद हो गई और बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल में था ना ये, तो बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो ये बराकर नदी के किनारे था तो इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता से पहले स्थापित लौह इस्पात कारखाने पूछे जाते हैं। तो दो ही महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखने हैं, एक है टिस्को और दूसरा है इसको। तो टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पर लगा था, ये 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। तो झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर, जिसे अब हम जमशेदपुर कहते हैं, तो यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि ये पूछा जाता है कि टिस्को की स्थापना कब की गई थी, तो सन 1907 ईस्वी में। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो ये जो कारखाना है ये झारखंड में लगा था, जमशेदपुर में, झारखंड में। तो जब भी झारखंड आता है तो आपके दिमाग में एक खिलाड़ी याद आता होगा जो झारखंड के रांची में पैदा हुए थे, महेंद्र सिंह धोनी। तो उनका जर्सी नंबर कितना था, तो 7 था ना, उनका जर्सी नंबर 7। तो यह है, देखिए इससे आप इसे रिलेट करेंगे, 1907 इसके पीछे क्या है, 7। तो जब भी आपको ऑप्शन में आएगा 1905, 6, 7, 8 इसी प्रकार आएगा ना, तो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि इसमें 7 आएगा, तो 1907 आप इसे टिक कर देंगे। तो ये इसकी ट्रिक है जिससे आप इसे रिलेट करके याद रख पाएंगे। तो टिस्को के बाद अब देखते हैं इसको, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर की गई। पर बाद में याद रखिएगा, कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर ये स्थित संयंत्रों को भी आगे चलकर इसी में यानी कि इसको में मिला दिया गया। तो ये 3 अलग अलग थे, कुल्टी जो ऊपर हमने पढ़ा, हीरापुर और बर्नपुर, पर इन तीनों संयंत्रों को बाद में आगे चलकर इसको में ही मिला दिया गया, तीनों यूनिट को याद रखिएगा, कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर। तो आज़ादी से पहले वाले जो लौह इस्पात कारखाने थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम आज़ादी के बाद वाले जो लौह इस्पात कारखाने स्थापित हुए थे उन्हें पढ़ते हैं। तो ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में एक न एक प्रश्न जरूर आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न बनता है और मैं आपको ट्रिक की सहायता से समझाऊंगा भी, पर पहले एक बार आप सुन लीजिए। तो 3 लौह इस्पात उद्योग हैं, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। इन तीनों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं इन पर मैंने वीडियो बनाई हुई है और बहुत ही इजी वे से ट्रिक की सहायता से आपको समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इन तीनों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो भिलाई लौह इस्पात उद्योग, इसकी स्थापना सन 1955 में की गई। उसके अगले ही वर्ष 1956 में दुर्गापुर की और 1959 में राउरकेला की। तो भिलाई की स्थापना कब की गई, 1955 में। हालांकि ये 1959 में
इसमें उत्पादन शुरू हुआ पर स्थापना 1955 में ही कर दी गई। तो कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला ये उड़ीसा में है, आपको पता ही होगा। तो इससे प्रश्न क्या बनता है? इससे एक ही प्रश्न बनता है कि ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि बताइए दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग इसकी स्थापना किस देश की सहायता के द्वारा की गई। मतलब कि ये पूछा जाएगा कि बताइए इस इस्पात उद्योग की स्थापना किस देश की सहायता के द्वारा की गई। तो हमें वो देश याद रखना है। तो पहला है भिलाई लौह इस्पात उद्योग, जिसकी स्थापना मतलब किसके सहायता से की गई? तो सोवियत संघ, जिसे हम रूस भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन में रूस भी दिया हो सकता है। तो सोवियत संघ आपको पता होगा ये 15 देश थे टोटल, पर बाद में ये आपस में बट गए। तो ये सब रूस से ही अलग हुए थे। सबसे बड़ा देश रूस था, और अभी भी क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो रूस ही सबसे बड़ा देश है। तो इसीलिए हम इसे रूस कंसीडर कर लेते हैं, सोवियत संघ को। और दूसरा है दुर्गापुर, इसकी स्थापना ब्रिटेन के द्वारा की गई, उसकी सहायता के द्वारा, और राउरकेला की जर्मनी के द्वारा। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि इसे याद कैसे करना है। पहले हम एक और देख लेते हैं अगला भी, बोकारो। तो उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। तो बोकारो स्टील प्लांट ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई 1964 में झारखंड में, और ये भी सोवियत संघ। कौन सा देश था? सोवियत संघ, यानी कि रूस। तो मैं अब आपको ट्रिक से बताता हूँ कि ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें याद कैसे करेंगे। तो पहला आप देखेंगे भिलाई और बोकारो, इनकी स्थापना एक ही देश के द्वारा, यानी कि सोवियत संघ, हम रूस पढ़ेंगे तो रूस के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, रूस की सहायता के द्वारा। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? तो देखिए भिलाई को आप पढ़ेंगे भलाई, भिलाई भलाई लग रहा है ना एक ही तरह। और बोकारो को बेकार, बोकारो बेकार, इसे आप इसे रिलेट करेंगे भलाई और बेकार से। तो रूस आपको पता है भारत का दोस्त है। जब भी भारत का बेकार समय आया रूस ने भारत के साथ भलाई ही की है। तो बेकार समय आया तो रूस ने भारत के साथ भलाई ही की है। जैसा कि आपको पता होगा जब भारत का पाकिस्तान के साथ 1971 में युद्ध हुआ, भारत का बेकार समय था उस समय भी, तब भी रूस ने भारत के साथ भलाई की, रूस ने भारत का साथ दिया था। तो भारत के बेकार समय में रूस ने भारत के साथ भलाई की है। तो इससे आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं एक ट्रिक की तरह। तो अगला है दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग, जिसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता के द्वारा की गई थी। तो दुर्गापुर में है दुर्गा। तो माँ दुर्गा की जब भी आप मूर्ति देखते हैं तो माँ दुर्गा की मूर्ति में अक्सर आप देखते होंगे कि 10 हाथ दिखाई देते हैं, 10 हाथ दिखाए जाते हैं ना माँ दुर्गा की मूर्ति में। तो इसी से हम याद रखेंगे। देखिए दुर्गापुर में दुर्गा हम पढ़ेंगे, और ब्रिटेन के पीछे क्या है? 10, यानी कि 10, 10 का मतलब 10। तो माँ दुर्गा के कितने हाथ होते हैं? 10 हाथ। तो इसे हम रिलेट करके पढ़ पाएंगे, हमें याद रहेगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगला है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, जिसकी स्थापना जर्मनी की सहायता के द्वारा की गई थी। तो राउरकेला के पीछे क्या है? केला, और जर्मनी के पीछे मनी। तो जब भी आप बाज़ार में केला लेने जाएंगे तो आपके जेब में मनी होना चाहिए ना, बिना मनी के आप केला ले पाएंगे बाज़ार से? नहीं ना। तो इसे आप रिलेट कर लेना इसे कि अगर हमें केला खरीदना है तो हमारे पास मनी होनी ज़रूरी है। तो इससे आप, मैंने आपको जो ट्रिक बताई, चारों लौह इस्पात उद्योग कौन से देश की सहायता के द्वारा स्थापित किए गए थे, ये आप याद रख पाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे कि बहुत बार पूछे गए हैं। तो उसके बाद आपको 2 और याद रखने हैं, मतलब कि ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 अन्य हैं जो कभी हो सकता है पूछ लिए जाएँ, इसलिए याद रखिएगा। तो एक है सलेम स्टील प्लांट, बस यही पूछा जाएगा कि ये किस राज्य में है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। उससे अगला है विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, ये महत्वपूर्ण है। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो इसे तो आप याद रख ही पाएंगे। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है, पूछा क्या जाएगा ये बताता हूँ कि ये भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना है। विशाखापट्टनम वाला पहला तटवर्ती, समुद्री तट पे है ना, तो पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कौन सा होगा? तो विशाखापत्तनम। तो लौह इस्पात उद्योग के बाद अब हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना सन 1818 ईस्वी में कोलकाता, ये महत्वपूर्ण है, कहाँ पर? कोलकाता। तो कोलकाता के समीप फोर्ट गलोस्टर में की गई थी, परंतु यह असफल रही थी। आपको इतना याद रखना है कि कोलकाता में पहली मिल लगी थी पर यह असफल रही थी। तो सबसे पहला सफल
आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में मुंबई में कवासजी डावर द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा? कवासजी डावर द्वारा। तो कहाँ पर? तो मुंबई में खोला गया था 1854 में। तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है? तो कोलकाता में पहले खोला गया पर यह असफल रहा। उसके बाद मुंबई में 1854 में कवासजी डावर द्वारा खोला गया। तो आगे ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट बहुत बार पूछे गए हैं, सीधा ही वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं। तो पहला सफल कारखाना मुंबई में लगा था ना, तो मुंबई को ही भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। सीधा पूछा जाएगा कि बताइए भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। आगे है कि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कानपुर में बहुत सी कपड़ा मिले हैं, उत्तर भारत में है भी ये। तो उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश में है ना, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये दोनों अलग अलग हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। और उसके बाद में है कि अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। इसे भारत का बोस्टन या पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है अहमदाबाद को, याद रखिएगा। ये सभी डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आगे है जूट उद्योग, जिसे जूट इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। तो सोने का रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट, तो जूट को ही सोने का रेशा कहते हैं। तो सोने के रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में पहला स्थान है, याद रखिएगा। भारत का विश्व में पहला स्थान है। तो भारत की आज़ादी से पहले जो अधिकतर जूट का उत्पादन होता था, जो ये आज का बांग्लादेश है ना, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। तो जो ये आज का बांग्लादेश है, यहाँ पर अधिकतर जूट का उत्पादन होता था। पर जो जूट की कारखाने थे, जूट की मिलें थी, ये भारत में थी। तो जब विभाजन हो गया तो जो जूट का उत्पादन है ये बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश में होने लग गया, और जो इसकी मिलें थी वो भारत में ही रह गई थी। पर बाद में भारत ने क्या किया, जो अपना पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर जूट का उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने में करना शुरू कर दिया। तो आज हम देख रहे हैं ना कि भारत पहले नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ही ज़्यादातर जूट का उत्पादन होता है। तो इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप, पश्चिम बंगाल में ही है कोलकाता, कोलकाता के समीप रिश्रा नामक स्थान पर सन 1855 में लगाया गया था। तो हो सकता है आपने 1859 पढ़ा हो, पर याद रखिएगा 1855 ही है। मैं आपको क्यों 1855 बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप जो ये देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट मैंने एनसीईआरटी से लिया है। और आपको पता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में एनसीईआरटी ही फॉलो होती है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सही माना जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो पहला पटसन यानी कि जूट, पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिश्रा में 1855 में लगाया गया था। तो हम इसे ही मानेंगे। और मैं आपको इसकी जो बुक है, बुक में जो चैप्टर है उद्योग वाला, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप ये सभी जो फैक्ट हैं उन्हें मैच कर सकते हैं। तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसकी भी पीडीएफ दे दूंगा, और जो ये बुक का ये चैप्टर है उद्योग वाला, इसकी भी पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो वहाँ से आप इसे मैच कर लेना। तो याद रखिएगा 1855 में ही कोलकाता के समीप रिश्रा नामक स्थान पर जूट उद्योग की पहला जूट कारखाना स्थापित किया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ढाका में है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय है। तो जूट उद्योग के बाद अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। तो भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 में तो कहाँ पर लगा था? तो ये भी पश्चिम बंगाल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। तो ये भी कहाँ पर लगा था? पश्चिम बंगाल में ही। तो आगे देखते हैं भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी। तो ये 3 कंपनियां आपको याद रखनी हैं, यही महत्वपूर्ण है। एक है बाल्को, दूसरी है हिंडाल्को और तीसरी है नाल्को। जिस प्रकार हमने लौह इस्पात उद्योग में पढ़ा था ना, टिस्को और इसको, उसी प्रकार ये भी है। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। बाल्को की फुल फॉर्म क्या है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो जो ये बाल्को है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसके अंतर्गत 2 एल्यूमिनियम कारखाने आते हैं। एक है जो कि
कोरबा में है, कोरबा यानी कि मध्य प्रदेश, और दूसरा कोयना, महाराष्ट्र के कोयना में है। और मैंने नदी वाली वीडियो में आपको बताया था कि कोयना नदी कहाँ से बहती है, तो महाराष्ट्र में बहती है। तो महाराष्ट्र के कोयना और मध्य प्रदेश के कोरबा, ये दोनों बाल्को के अंतर्गत आते हैं। और इस कंपनी की स्थापना किसकी सहायता के द्वारा की गई, तो सोवियत संघ की सहायता के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगला है हिंडाल्को। हिंडाल्को का जो कारखाना है ये कहाँ पर है, रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में, जो कि यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया था। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है। रेणुकूट वाला है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है, और इसकी स्थापना यूएसए की सहायता के द्वारा की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो आपको पता होगा कि जो यूएसए है ये दुनिया का सुपर पावर है। अभी के टाइम दुनिया का सुपर पावर है ना यूएसए। तो ये जब चाहे किसी को भी कूट सकता है, क्योंकि ये सुपर पावर है। तो जब चाहे ये किसी को भी कूट सकता है। ये एक ट्रिक है जिसे आप याद कर पाएंगे कि जो रेणुकूट है ये यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया था। और यूएसए, यू से, और यूपी, ये भी यू से शुरू हो रहा है। तो कभी आप भूल भी जाएं तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं कि जो ये रेणुकूट है ये यूपी में है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि यूएसए सुपर पावर है और जब चाहे किसी को भी कूट सकता है। तो रेणुकूट और है कहाँ पर, तो यूपी में है। तो इसकी सहायता से आप रिलेट कर कर इसे याद रख सकते हैं, कभी आप भूलेंगे नहीं। और तीसरा है नाल्को। तो नाल्को की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये इसके अंतर्गत आता है दामनजोड़ी। दामनजोड़ी कारखाना ये उड़ीसा में है और ये फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रेणुकूट है। तो आगे देखते हैं वायुयान, जलयान और रेल उपकरण। तो जो हमें डिटेल में पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, अब हम इन्हें देखते हैं। तो पहला है वायुयान निर्माण उद्योग। तो ये वायुयान मतलब कि हवाई जहाज़। तो देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। किस नाम से, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी। पर इस समय इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। तो इतना ही याद रखना है आपको। तो वायुयान के बाद है जलयान निर्माण उद्योग। तो वायुयान की स्थापना 1940 में की गई थी। उसी के एक साल बाद जलयान निर्माण उद्योग की स्थापना की गई। जलयान यानी कि समुद्री जहाज। तो पहला कारखाना एक साल बाद, वायुयान के स्थापना के एक साल बाद 1941 में सिंधिया स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा विशाखापट्टनम में की गई थी। पर बाद में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। आज़ादी के पहले इसकी स्थापना की गई थी, बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके इसका नाम बदल कर रख दिया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम। क्या नाम रख दिया गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम। तो आगे है रेल उपकरण उद्योग। तो इसमें ये पूछा जाता है कि बताइए रेलवे के कोच कहाँ बनते हैं, इंजन कहाँ बनता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो पहला है पहिए और एक्सल। तो रेलवे के पहिए और एक्सल बेंगलोर में बनते हैं। दूसरा है विद्युत इंजन। तो विद्युत इंजन कहाँ पर बनते हैं, चितरंजन में। उसके आगे है इंटीग्रल कोच। तो इंटीग्रल कोच कहाँ बनते हैं, चेन्नई के पेरम्बूर में। उसके आगे है डीजल इंजन। तो डीजल इंजन वाराणसी में बनते हैं। उसके आगे है रेल कोच। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, पंजाब के कपूरथला में है। उसके आगे आधुनिक कोच फैक्ट्री। आधुनिक जो रेलवे के आधुनिक कोच बनेंगे ये कहाँ पर बनेंगे, तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोच फैक्ट्री जो अभी बनी है ये अभी कुछ सालों पहले ही बनी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये सभी रेल उपकरण आपको याद रखने हैं। तो आगे है चीनी उद्योग। तो भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर की गई, तो 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ की गई। कहाँ पर, बिहार में, सन 1903 में। और आपको पता होगा कि भारत में ये चीनी जो बनती है गन्ने से बनती है ना, तो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी चीनी की मिलें हैं, क्योंकि जहाँ पर रॉ मटेरियल होगा वहीं पर तो इसकी फैक्ट्रियाँ लगेंगी। तो ज़्यादातर जो चीनी की मिलें हैं उत्तर प्रदेश में हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर गन्ना होता है। तो उसके बाद है सीमेंट उद्योग। तो भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का कारखाना 1904 में, चीनी उद्योग 1903 में लगा, उसी के एक साल बाद सीमेंट उद्योग लगा। तो भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, जो कि असफल रहा था, सफल नहीं हो पाया। तो उसके बाद मद्रास के कारखाने के बाद
1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर, गुजरात में पोरबंदर है ना, तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो आपको इतना कुछ याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है कि जो पहला कारखाना लगा था ये मद्रास में लगाया गया था, जो कि असफल रहा था, पर लगाया कहाँ गया था? मद्रास में, 1904 में, चीनी उद्योग के 1 साल बाद। तो अगला है रासायनिक उर्वरक उद्योग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो भारत में उर्वरक का यानी कि खाद का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है कि बताइए भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो रानीपेट में किया गया था, तमिलनाडु के रानीपेट में। तो ये महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि इसे याद कैसे करना है। देखिए, उर्वरक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि जो फसल यानी कि अनाज की पैदावार को बढ़ाया जा सके, और अनाज हम अपना पेट भरने के लिए खाते हैं ना अनाज को। तो रानी के पीछे क्या है? पेट। इसे आप लिंक करना कि जो खाद है इसका इस्तेमाल किया जाता है फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो फसलों से हमें अनाज मिलेगा और अनाज से हम अपना पेट भरेंगे। तो इसी से हम लिंक करके इसे याद रख पाएंगे। तो इसके साथ ये भी याद रखना कि भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पंजाब पहले स्थान पर आता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो उर्वरक की खपत है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब पहले नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा खपत करता है। और पंजाब के साथ हरियाणा भी है, पर नंबर 1 पर पंजाब आता है, याद रखिएगा। तो अब आगे है चमड़ा उद्योग और रेशम उद्योग। ये 2 ही महत्वपूर्ण उद्योग हैं। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चमड़ा उद्योग यानी कि लेदर इंडस्ट्री। तो भारत में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु। ये चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। पर आपको याद क्या करना है? तो आपको कानपुर याद रखना है कि कानपुर जो है ये चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो चमड़ा उद्योग के लिए पूरे भारत में कानपुर फेमस है। इसीलिए जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो कानपुर से ही रिलेटेड पूछा जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा कि कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है और यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो चमड़ा उद्योग के बाद अब हम देखते हैं रेशम उद्योग। तो भारत चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहले नंबर पर आता है चीन, दूसरे नंबर पर आता है भारत। और प्राकृतिक रेशम की सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला भारत एकमात्र देश है। याद रखिएगा कि जो रेशम की 4 किस्में होती हैं और इन चारों किस्मों का उत्पादन करने वाला भारत एकमात्र देश है। चीन भी चारों किस्मों का उत्पादन नहीं करता, ये भारत करता है। ये चारों किस्में कौन कौन सी हैं? शहतूती, एरी, तसर और मूंगा। ये चारों किस्मों का उत्पादन भारत करता है। और याद रखिएगा कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा कर्नाटक किसका उत्पादन करता है? 41% से भी अधिक। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हमने पढ़ा था कि भारत का पहला तटवर्ती कौन सा था इस्पात संयंत्र? तो ये विशाखापट्टनम था। तो तट आधारित पूछा ना इन्होंने, तो ये विशाखापट्टनम होगा। अगला प्रश्न है कि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? हमने ट्रिक पढ़ी थी कि माँ दुर्गा के हम 10 हाथ देखते हैं ना मूर्ति में, तो 10 हाथ, तो 10, तो ये होगा ब्रिटेन। तो अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? तो इसे हमने ट्रिक से पढ़ा था। इसके पीछे क्या है? केला। तो जब हम बाज़ार में केला लेने जाएंगे तो हमारी जेब में मनी होनी चाहिए ना, तो जर्मनी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हमने पढ़ा था ट्रिक की सहायता से कि रूस भारत के बेकार समय में भारत की भलाई करता है। तो बेकार से बोकारो और भलाई से भिलाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूस। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी?
तो पहले इसकी स्थापना किस शहर में हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी, हमने पढ़ा था। तो अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोयम्बटूर। अगर ये उत्तर भारत का पूछा होता तो कानपुर। अगला प्रश्न है कि भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो भारतीय जूट उद्योग का मतलब कि कौन सा देश कॉम्पिटिटर है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बांग्लादेश। मैंने आपको बताया था ना कि जब भारत से पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, अलग नहीं हुआ था, उस समय जो अधिकतर जूट उत्पादन होता था वो बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश में ही होता था। अभी भी हो ही रहा है। तो भारत का कॉम्पिटिटर है जूट के मामले में बांग्लादेश। तो अगला प्रश्न है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, तो यह है पंजाब और हरियाणा। नंबर 1 पर कौन है? तो पंजाब है। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने आपको ट्रिक की सहायता से बताया था, महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर 7। तो इसका सही जवाब क्या है? 1907। अगला प्रश्न है, इसमें हम 4 प्रश्नों को एक साथ देख लेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।